हेलो एवरीवन, कंप्यूटर सीखने की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो ये हमारा चैप्टर 3 है, यानी डे 3 है, जिसमें हम लोग मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको मेमोरी और स्टोरेज के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली भी इन्हें देखेंगे सिस्टम के साथ। तो सेक्शन 1 में हम लोग देख लेते हैं मेमोरी क्या होता है, मेमोरी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, मेमोरी स्टोर्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट। हमारे पास जो भी डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन हम जो भी देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, या फिर जो भी हमारा रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है, वो सब कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, इट इज़ इसेंशियल फॉर प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग के लिए भी इसेंशियल होता है। ठीक है, इट इज़ ऑफ 2 मेन टाइप्स। मेमोरी का 2 मेन टाइप होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले हमने डायग्राम के थ्रू बताया हुआ प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी पे आ जाते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी क्या है? डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू। ऐसी मेमोरी जिसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ये बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन इसका जो स्टोरेज होता है ना, वो लिमिटेड होता है। ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी 2 होता है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। ठीक है, तो अब रैम क्या हो गया, रोम क्या हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, यानी ऐसा मेमोरी जिसका साइज़ जो है वो टास्क के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये टेम्पररी स्टोरेज होता है। हम लोग जब कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो रैम में जा करके ओपन होता है, रैम उसे ओपन करता है। ठीक है, डेटा लॉस्ट हो जाएगा अगर हम लोग सिस्टम को टर्न ऑफ कर देंगे। मान लीजिए हम नोटपैड में काम कर रहे हैं, नोटपैड हमारा रैम में खुला हुआ है। ठीक है, और जैसे ही पावर कट हो गया, हम कुछ डेटा अगर सेव नहीं करेंगे तो वो लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन रैम में ओपन हुआ होता है। ठीक है, रैम की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और वोलाटाइल का मतलब यही होता है कि इसके जो साइज़ है ना, वो फिक्स नहीं होता है। ओके, अगर हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में तो रैम का साइज़ 0 रहेगा, लेकिन अगर हम मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन करते जाएंगे तो उस हिसाब से इसका साइज़ वैरी करता है। ठीक है, रोम क्या आता है? नॉन वोलाटाइल होता है, यानी इसकी जो साइज़ होती है ना, वो फिक्स होती है। ठीक है, ये एक परमानेंट स्टोरेज होता है। ओके, और इसमें हम लोग डेटा ना स्टोर कर सकते हैं, जो कि पावर ऑफ करने के बाद भी हमें दिखेगा सिस्टम में। ओके, अब आते हैं यहाँ पे हम लोग, एक और मेमोरी होती है कैश। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ मैं। ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है, ये सीपीयू और रैम के बीच में होता है। ठीक है, स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा। अगर मान लीजिए आप एक ही काम, एक ही एप्लीकेशन बार बार अपनी मशीन में ओपन किए जा रहे हो। ठीक है, तो वो कैश में जा कर के कंप्यूटर उसे रख देता है। इससे क्या होता है कि जब हम नेक्स्ट टाइम सेम एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे, या फिर सेम डेटा हो गया मान लो कोई, उसे एक्सेस करेंगे तो वो उसे कैश से उठा के हमें दे देगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, इम्प्रूव स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। ये क्या करता है? प्रोसेसिंग का स्पीड को इम्प्रूव करता है। सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस करता है, लेकिन कैसे करता है? सीपीयू सीधा कैश के पास से लेता है या रैम के पास से लेता है, जो भी डेटा होता है या इंस्ट्रक्शन होता है उसे प्रोसेस करता है। तो अगर कैश के पास कोई डेटा है तो वो उसे जल्दी प्रोसेस करेगा, रैम के पास है तो कैश के अकॉर्डिंग वो उसे थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करेगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कैश जो है वो फास्टर होता है रैम से। सेक्शन 5 में देखो, सेकेंडरी मेमोरी। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था 2 टाइप्स का मेमोरी होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है? यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज। अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी डेटा परमानेंट स्टोर करना चाहते हो तो आप सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करोगे। इसका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये स्लोअर होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही साइज़ वाला मेमोरी होता है, और इसमें जो डेटा होता है हम लोग परमानेंट स्टोर कर लेते हैं। सिस्टम टर्न ऑफ हो ऑन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डेटा हमेशा रहता है, इसलिए स्लो होता है। ठीक है, और ये सीपीयू के क्लोज नहीं होता है। रैम क्या होता है? सीपीयू के क्लोज होता है, लेकिन ये सीपीयू के क्लोज नहीं होता है, इसीलिए ये स्लो होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी का देखो एग्जांपल, हार्ड डिस्क हो गया हमारा, पेन ड्राइव हो गया, सीडी, डीवीडी। तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी है जिनमें डेटा परमानेंट स्टोर रहता है और हम लोग इन्हें मूव करके कहीं भी ले जा सकते हैं। ओके, अब हम आपको बताएंगे मेमोरी हायरार्की। ठीक है, यानी मेमोरी का डायग्राम देख लो यहाँ पे। तो सबसे पहले सीपीयू के सबसे क्लोज होता है रजिस्टर, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद होता है कैश, उसके बाद रैम होता है, रैम के बाद सेकेंडरी स्टोरेज होता है। इसीलिए सेकेंडरी स्टोरेज का जो स्पीड होता है वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, उसके बाद रैम आता है, तो रैम इसीलिए फास्ट होता है। रैम से फास्ट होता है कैश, और कैश से भी फास्ट होता है रजिस्टर, क्योंकि ये सीपीयू के ही बहुत ही क्लोज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे बिट हो गया, निबल हो गया, बाइट हो गया, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। तो ये मेमोरी के यूनिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे स्मॉल यूनिट होता है बिट। तो यहाँ पे 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है।
ये आप ध्यान में रखिएगा, अक्सर एग्ज़ाम और इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। ओके, तो यूनिट्स का मतलब वही होता है कि आप कैसे साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, MB में कर रहे हो, KB में कर रहे हो, GB में कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेटा स्टोरेज का फ्लो। सबसे पहले हम लोग इनपुट देते हैं। ठीक है, इनपुट सीधा जाता है वो इंस्ट्रक्शन रैम के पास। ठीक है, रैम क्या करता है, सेकेंडरी स्टोरेज में उसे रखता है, अगर मान लीजिए, और साथ ही साथ वो CPU के पास भी प्रोसेस के लिए भेजता है और आउटपुट भी हमें देखता है। मान लीजिए सेकेंडरी स्टोरेज में कुछ हमारे पास डेटा है, मुझे उस डेटा को ही ओपन करना है, तो हम सीधा इनपुट देंगे, वो सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में जाएगा। ठीक है, CPU उसको प्रोसेस करके आउटपुट देगा, हमें वो जो हम ओपन करना चाहते हैं दिखा देगा। सिमिलरली हम लोग डायरेक्टली इस अप्रोच में भी जा सकते हैं, हमने इनपुट दिया, जो भी इनपुट देंगे वो रैम में जाएगा। ठीक है, रैम से CPU उसको लेगा, CPU प्रोसेस करके आउटपुट देगा, और उसे हम सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर भी कर सकते हैं परमानेंट। रैम में टेम्प्रेरी होता है कि अगर पावर कट हो गया तो वो चला जाएगा हमारा जो भी हम काम कर रहे थे। तो अगर हमें परमानेंट रखना है तो हम लोग रैम से क्या करेंगे, उसे उठा करके सेकेंडरी में डाल देंगे, जिससे वो परमानेंट सेव हो जाएगा। तो अभी हम प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ शो करके दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए मैंने एक सवाल रखा है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। सवाल क्या है, विच मेमोरी इज़ फास्टर। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रैम, हार्ड डिस्क, कैश और CD। तो इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं, जिनमें हम लोग मेमोरी को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि मेमोरी क्या करता है, डेटा स्टोर करता है और किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टोरेज के लिए हम लोग मेमोरी का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई नोट्स क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नोटपैड मेरा ओपन हो चुका है, मैंने यहाँ पर एक नोट्स बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस नोट्स को सेव कर रहे हैं। तो मैं इसे सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पर, और इसका नेम मैंने दे दिया नोट्स। ठीक है, जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो मैं इसे क्लोज भी कर दिया। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंट स्टोर हो चुका है, ये सेव हो चुका है, और इसका साइज़ भी 12 बाइट्स है। तो ये मेमोरी की वजह से हो रहा है। मेमोरी का इस्तेमाल होता है, पहला इस्तेमाल होता है स्टोरेज के लिए, जो कि आपने देख लिया। अब हम लोग इसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड इस्तेमाल होता है मेमोरी का किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। जैसे कि मैंने जब नोटपैड ओपन किया था, ठीक है, तो देखो ये जो एप्लीकेशन रन हो रहा है, ठीक है, इसको रन करने के लिए भी मेमोरी का इस्तेमाल हो रहा है। ये जितने भी एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं अभी हमारे कंप्यूटर पे, ये मेमोरी की वजह से रन हो रहा है। इन्हें स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है। थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम होता है, रोम होता है, और सेकेंडरी में हमारा हार्ड डिस्क वगैरह होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग मेमोरी किस लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, और मेमोरी का काम क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली CPU के साथ यूज़ होता है। ठीक है, टेम्प्रेरी डेटा स्टोर करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, मैंने अपना MS वर्ड ओपन किया। ठीक है, तो अभी ये एप्लीकेशन हमारा MS वर्ड ओपन हो रहा है, तो देखो ये रैम में है क्योंकि ये अभी रनिंग है। ठीक है, तो इसको जो स्पेस मिल रहा है ना वो रैम में मिल रहा है, और यहाँ पे हम कुछ भी काम कर रहे हैं MS वर्ड में, तो ये काम अभी टेम्प्रेरी हमें दिख रहा है। जैसे ही मैं एप्लीकेशन क्लोज कर दूंगा, ठीक है, मैंने सेव नहीं किया, क्लोज कर दिया, ये गायब हो गया, ये अभी हमारे सिस्टम में कहीं भी नहीं है। या फिर मैं अपना सिस्टम शट डाउन कर दूं, यहाँ पर आके मैं इसे शट डाउन कर दूं, तो भी हमारा जो काम हम कर रहे थे वो इरेज हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में होता है वो डेटा, और रैम एक टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है। ठीक है, जब तक आप काम करोगे तब तक वो आपको दिखेगा। अगर आप उसे परमानेंट सेव नहीं करोगे सेकेंडरी मेमोरी में तो वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस्तेमाल होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी रैम का। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे आप देखते हो वो चल रहा होता है वो रैम में ही चल रहा होता है, रैम में ही उसको स्पेस मिलता है, तभी वो रन करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और हमारा प्राइमरी मेमोरी में टाइप था रोम। तो रोम क्या करता है, उसमें ना स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस फीड है सिस्टम के। जैसे कि रोम में ही ये इंस्ट्रक्शन फीड है कि अगर मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो सिस्टम रीस्टार्ट होगा। सिस्टम को कैसे पता कि रीस्टार्ट होना है, उसे कैसे पता कि शट डाउन हो जाना है, फिर से स्टार्ट नहीं होना है, उसे कैसे पता कि लॉक होना है अभी। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ना ये रोम में फिट है, और जब हमारा कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बायोस रन करता है, और वो वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रोम में होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। यहाँ पे आपने देखा होगा हमने एक फाइल बनाया। ठीक है, और ये हमारे सिस्टम में परमानेंट सेव्ड है। ये देखो अभी मैं इसे क्लोज भी कर दूँ फिर भी ये हमारे सिस्टम में, मैं सिस्टम को शट डाउन करके रीस्टार्ट भी कर दूँ, कुछ भी कर दूँ यहाँ से, फिर भी ये रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे परमानेंट सेव कर दिया, और ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी में है। और सेकेंडरी मेमोरी को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करो, या फिर आप यहाँ पे दिस PC भी ओपन कर सकते हो डबल क्लिक करके। यहाँ पे आप देखो ये C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, ये जितने भी दिख रहे हैं ना ये सेकेंडरी स्टोरेज है। अगर आप पेन ड्राइव इंसर्ट कर दोगे तो यहाँ पे पेन ड्राइव भी दिखने लगेगा।
ठीक है। और इसका जो साइज़ होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, ये देखो 400+ GB, ठीक है, सभी का। और जो हमारा रैम होता है उसका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग टेम्प्रेरी डेटा ही रखते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जब आप जाओगे, स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देख लो, ये रहा हमारा रैम 8 GB, ठीक है। तो ये काम होता है मेमोरी का। अभी हमने आपको कैश मेमोरी के बारे में भी बताया था कि कैश मेमोरी क्या करता है, बहुत ही फास्ट डेटा में एक्सेस करके देता है। अगर हम लोग कोई फाइल्स जो कि स्मॉल साइज है, जैसे ये 12 बाइट्स का है, बार बार इसे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, सीपीयू इसे कैश में स्टोर कर देगा। और ये हमें बहुत ही फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग सेम फाइल बार बार एक्सेस कर रहे हैं, तो ये कैश में स्टोर हो गया। और अब हम जब इसे एक्सेस कर रहे हैं तो ये सीधा कैश से हमारे पास आ रहा, जिसकी वजह से इसका एक्सेस टाइम बहुत ही कम है, ये बहुत ही फास्ट वे में हम एक्सेस कर पा रहे हैं। कैश के एग्जांपल के लिए मैं ब्राउज़र में आपको बेहतर समझा पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे, आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई भी वेबसाइट एक बार विजिट कर लेते हो, जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ W3 स्कूल, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसे विजिट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस से क्लोज़ कर दे रहे हैं। अभी देखो मैं बस W लिखूँगा, W3, तो ये देखो ये सजेशन आ रहा है, क्यों, यहाँ पर पूरी वेबसाइट लोड हो गई W3 से। तो ये कैश में स्टोर है, ब्राउज़र के कैश में ये स्टोर हो चुका है। अब ये डायरेक्टली जब हम सेम वेबसाइट वापस से विजिट करेंगे तो ब्राउज़र कैश से उठा करके डायरेक्टली हमें एक्सेस करवा देगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कैश मेमोरी का, ठीक है। अभी मेमोरी के कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे कि बाइट्स, KB, GB। तो यहाँ पे देखो ये हमारा फाइल बाइट्स का है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं और भी मेमोरी का यूनिट्स, देखो यहाँ पे दिस PC में ये देखो GB में है, ठीक है। तो GB हमारा लार्ज साइज को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और अगर कोई एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या फिर आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप उसका साइज़ MB में भी देखोगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि मेमोरी का यूनिट MB। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स में चलते हैं, तो ये देखो, ये जैसे मान लो ये हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, कोपायलट। इसका साइज़ क्या है, 147, इसका साइज़ नहीं दिखा रहा। यहाँ पे ये देखो वन ड्राइव 481 MB, ठीक है। ये हमारा OBS कितना साइज़ ले रहा है, इसका भी साइज़ नहीं है। यहाँ पे देखो इसका साइज़ दिखा रहा, ठीक है। एडोबे रीडर, इसका साइज़ कितना दिखा रहा है, 129 MB, ठीक है। तो ये मेमोरी के यूनिट्स होते हैं। अब डेटा का फ्लो क्या होता है हम आपको ये भी बता देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो हम जो भी टाइप कर रहे हैं, कीबोर्ड से हम लोग जो भी टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, वो इनपुट है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसे सेव करते हैं। तो जब हम सेव करते हैं उसे, तो CPU क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस किया, यहाँ पे यस मैं करूँगा, CPU ने क्या किया, प्रोसेस किया, ठीक है। प्रोसेस किया, अभी क्लोज कर दिया तो वो रैम से चला गया। उसके बाद हमें आउटपुट जनरेट कर दिया और आउटपुट में हमें ये फाइल दिख रही है और ये फाइल स्टोरेज डिवाइस में सेव्ड है। इसे आप कहीं भी सेव कर सकते हो। जैसे मैं सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करके आपको दिखाता हूँ। मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, एक नई फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, न्यू डेटा यहाँ पर टाइप कर दिया मैंने। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। सेकेंडरी स्टोरेज में मैं सेव करूँगा इस बार। तो यहाँ पे आते हैं दिस PC में, आप किसी में भी कर सकते हो। मैं D ड्राइव में कर रहा हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेटा नाम से सेव कर दिया। तो अभी हम चलेंगे अपने D ड्राइव में, सेकेंडरी स्टोरेज में। ये रहा D ड्राइव, यहाँ पे देखो ये रहा हमारा फाइल डेटा नाम का, जिसका साइज़ 1 KB है। इसे ओपन करोगे आपको आपका डेटा दिखेगा, ठीक है। तो ये यूज़ होता है कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मेमोरी का 2 ही काम होता है, एक होता है स्टोरेज, एक होता है किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम टास्क मैनेजर अगर ओपन कर दें, ठीक है, Ctrl+Shift+ESC बटन जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन होगा, ठीक है। तो आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होगे, जैसे मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, आप यहाँ पे देखना नोटपैड आ जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने 2 टाइम्स ओपन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो हमारा नोटपैड जो है वो रन कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप मेमोरी देख सकते हो, हमारा जो रैम है वो यूज़ होना चालू हो चुका है, ठीक है। ये स्टोरेज ले रहा है। जैसे ही मैं इसे कट करूँगा, ये देखो मैंने कट किया तो एक बार चला गया, मैं दोबारा कट करूँगा ये चला जाएगा। ये देखो ये रैम से चला गया। तो इससे ये पता चलता है जो भी एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसे स्पेस रैम में मिलता है, रैम उसे रन कर रहा होता है सिस्टम में, ठीक है। और जब तक वो यूज़ होता है तभी तक उसकी मेमोरी रैम में रहती है, जैसे ही क्लोज होता है वो चला जाता है, ठीक है। और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।